देखो भाई, पहला सवाल है और ये बड़ा अच्छा सवाल बनेगा कि अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून किस देश ने पारित किया है। अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून किस देश ने पारित किया है। ऑप्शन है चीन, ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑप्शन है रूस, ऑप्शन है जापान। उस देश का नाम बताओ जिसने ऐसा पहला कानून पारित किया है कि वो अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान को प्रतिबंधित करेगा। तो बहुत अच्छा सवाल है ये। तो इस देश का नाम आ जाएगा बेटा न्यूजीलैंड। कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या क्या खास बातें देखो भाई। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। देखिए, इसने कौन सा कानून बनाया है? तो कानून क्या है न्यूजीलैंड का? कानून यह है कि 1 जनवरी 2009 व इसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। तंबाकू की बिक्री नहीं की जाएगी। अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना लगाया गया है। लगभग $1.5 लाख। $1.5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। एक्चुअल मकसद ये है कि न्यूजीलैंड धूम्रपान मुक्त बनना चाहता है 2025 तक। तो न्यूजीलैंड का जो लक्ष्य है वो क्या है? न्यूजीलैंड का जो टारगेट है वो क्या है? वो है 2025 तक धूम्रपान मुक्त होना। धूम्रपान मुक्त होने का मतलब ये है कि न्यूजीलैंड 2025 तक ये चाहता है कि वो अपने यहाँ धूम्रपान को क्या कर दे? समाप्त कर दे। तो अगली पीढ़ी मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध, धूम्रपान को बैन लगाने वाला विश्व का पहला कानून किस देश ने पास किया है? तो वह है न्यूजीलैंड। अच्छा, न्यूजीलैंड ने इसमें क्या करा है? क्या प्रावधान रखे गए हैं? प्रावधान क्या है कि ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 2009 के बाद हुआ है, 1 जनवरी 2009 के बाद अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार के तंबाकू के प्रोडक्ट नहीं दिए जाएंगे। अब एक हिसाब लगाओ तो मुझे कि इस समय 2023 चल रही है मान लो, और 2009 में अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ होगा तो उसकी उम्र तकरीबन कितनी हो गई होगी? बोलो भाई। 23 में से है ना 9 घटा दो 14 साल। इसका मतलब यह है कि अगर कोई नौजवान है जो 14 या 15 साल की उम्र का है और वो किसी भी प्रकार का तंबाकू खरीदना चाहता है तो उसको तंबाकू नहीं मिलेगा। उसी व्यक्ति को तंबाकू या तंबाकू के प्रोडक्ट मिलेंगे जिनकी एज जो है वो 14 या 15 साल से ऊपर है, ज़्यादा है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि देखो,
अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। भाई छोटे बच्चे को आप तंबाकू क्यों बेच रहे हैं, इस आधार पर। आखिरकार इस कानून के रूप में न्यूजीलैंड क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि 2025 तक न्यूजीलैंड को धूम्रपान मुक्त देश बना दिया जाए। धूम्रपान चाहे वो सिगरेट के रूप में हो, सिगार के रूप में हो, बीड़ी के रूप में हो, तंबाकू के किसी भी रूप में क्यों ना हो, तो तंबाकू के किसी भी फॉर्मेट के रूप में अगर है तंबाकू का कोई रूप तो उससे मुक्त होना चाहता कौन? न्यूजीलैंड। तो ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा देश 2025 तक तंबाकू, या किस देश ने 2025 तक तंबाकू या धूम्रपान मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका? तो न्यूजीलैंड। कौन सा देश ऐसा है जिसने अगली पीढ़ी के लिए या अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? तो वह है न्यूजीलैंड। ठीक है, तो बड़ा शानदार सवाल बनेगा। ये जो न्यूजीलैंड है इसकी राजधानी है वेलिंगटन, डॉलर वहाँ की मुद्रा भी है। आपने सुना होगा वहाँ पक्षी है कीवी, कीवी वहीं का तो पक्षी है न्यूजीलैंड का। और आपने एक बात और सुनी होगी न्यूजीलैंड के बारे में कि जो न्यूजीलैंड है, देखिए जो न्यूजीलैंड है वो सामान्यतः 2 द्वीपों पर बसा हुआ है, एक उत्तरी द्वीप और एक दक्षिणी द्वीप। क्रिकेट वहाँ खूब खेला जाता है न्यूजीलैंड में। चलो अगला सवाल देखो, खास खास चीज़ें जो भी हैं। ये कह रहे हैं कि 38वीं राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संगोष्ठी 2022 में कहाँ हुई? 38वीं राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संगोष्ठी 2022 में कहाँ हुई थी? ऑप्शन आपके सामने पटना, मुंबई, नई दिल्ली और गाजियाबाद। तो ये नंबर है इसका 38वीं राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संगोष्ठी 2022। इसका जो आयोजन हुआ था वो हमारे शहर गाजियाबाद में हुआ था। मतलब किस स्थान पर इसका आयोजन हुआ है? तो बेटा इसका आयोजन हुआ है गाजियाबाद। गाजियाबाद में इसका आयोजन हुआ है। 38वीं राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संगोष्ठी कहाँ? बोलो। गाजियाबाद में। 2-3 बातें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर तो गाजियाबाद हो जाएगा। आपको ये बताना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ है? राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ की है? तो वो है बेटा हैदराबाद। अच्छा बताओ, एक पुलिस एकेडमी और पेपर में खूब आती है, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी। पुलिस अकादमी कहाँ है? मुरादाबाद। और इस सवाल को जरूर याद रखें, 38वीं राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संगोष्ठी, 38वीं ऐसे भी मालूम कर लेंगे कि बताइए राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संगोष्ठी 2022 ये कौन से नंबर की एक संगोष्ठी है? 37वीं, 38वीं, 39वीं, 36वीं? तो ये 38वीं संगोष्ठी हुई है। कहाँ हुई है? उत्तर प्रदेश के शहर, बोलो, गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश के शहर गाजियाबाद में 38वीं राष्ट्रीय पुलिस संगोष्ठी का आयोजन हुआ है 2022 में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ है? हैदराबाद। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी कहाँ है? मुरादाबाद। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। अगले सवाल में बोलना है ये,
इस तरह से देखो, प्रथम भारतीय पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? प्रथम भारतीय पशु पहली बार हुआ है, चूंकि प्रथम है। प्रथम वाले सवाल तो एग्जामिनर जरूर देता भैया। तो ये कह रहे हैं कि प्रथम भारतीय पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ है। दूसरे ऑप्शन में कानपुर में हुआ है। तीसरा बरेली है। चौथा लुधियाना है। कहाँ आयोजन हुआ है? तो बरेली में, आपको पता होगा पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, इज्जत नगर बरेली। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है नई दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली। हेडिंग हो जाएगा अपना पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर एक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। वो सवाल यह है कि आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका जो आयोजन हुआ है भैया वो तो हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ? और ये आयोजन कब हुआ है? ये हुआ है 6 से 7 जुलाई 2022 को। चूँकि ये पहली बार हुआ है, जब सवाल कोई भी करंट में आए और पहली बार उसके साथ में शब्द लग जा तो वो एग्जाम में कभी भी आ जाता। ठीक है। अच्छा, कोई बताएगा विश्व में सर्वाधिक पशु कहाँ है? विश्व में सर्वाधिक पशु, सभी प्रकार के पशु आ गए इसमें, तो वो है भारत। दुनिया में सबसे ज़्यादा पशुओं का देश भारत। अच्छा, विश्व में सर्वाधिक गाय किस देश में है? विश्व में सर्वाधिक गाय, विश्व में सर्वाधिक गाय कहाँ है? भारत में। तो अभी आपने सुना होगा कि खास तौर से गायों में एक बीमारी चली थी, लंपी। सुना नहीं? लंपी वायरस की बीमारी चली थी पशुओं में खास तरीके से, और तमाम पशु जो थे उसमें मारे गए थे। ऐसी चीज़ों पर विचार करा जाता यहीं पर। प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, मतलब भारत में पशुओं के स्वास्थ्य का ये पहला शिखर सम्मेलन था, जिसका आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में 6 से 7 जुलाई 2022 को। जबकि पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वह इज्जत नगर बरेली में है। कहाँ? इज्जत नगर बरेली। चलिए अगला सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल है अगला। क्या कह रहे हैं उसमें? अगले सवाल में कह रहे हैं हमसे, देखिए कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? ये उत्तर प्रदेश के एग्जामों में ऐसे सवाल मालूम कर सकता है, आ तो कहीं भी सकते हैं। कह रहे हैं दूसरा, चौथा, छठा, 8वां। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 और 22 का जो है उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान पूछा है। दूसरा, चौथा, छठा, 8वां। तो इसमें उत्तर प्रदेश को पूरे भारत में मिला है 8वां स्थान। तो फिर पहला स्थान किसे मिला है? पहला स्थान किस प्रदेश को मिला है? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक ये सूचकांक है 2021-22 का। अगर पूछने लगे कि इस सूचकांक में पहले नंबर पर जो राज्य रहा है, टॉप स्टेट, पहला स्थान मिला तमिलनाडु को।
अब ये सवाल एसएससी मालूम कर लेगी कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में बताइए प्रथम स्थान पर कौन सा देश आया है, कौन सा राज्य आया, सॉरी। तो कौन सा हो जाएगा? इस खाद्य सूचकांक में दूसरा नंबर आया है गुजरात का, और इसी खाद्य सूचकांक में तीसरा नंबर आया महाराष्ट्र का। किसका? ये तो टॉप 3 स्टेट आपको याद रखने हैं, और इसी श्रृंखला को अगर हम आगे बढ़ा दें तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो आया है 8वें नंबर पर। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का नंबर कौन सा है बेटा? 8वां। किस मामले में? हाँ, खाद्य सुरक्षा सूचकांक के मामले में। ये राज्यों का है, तो जितने भी राज्य थे उनका खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी हुआ 2021-22 का, और उसमें पहले नंबर पर तमिलनाडु, दूसरे पर गुजरात को मौका मिला, तीसरे पे महाराष्ट्र है, और हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो इस सूचकांक में कौन से नंबर पर आता है? 8वें नंबर पर। तो स्टेट का नंबर याद रखें, है ना, लगभग 54.5 अंकों के साथ में वो 8वें नंबर पर है। 100 अंक थे, 100 में से 54.5 अंक उत्तर प्रदेश को मिले थे। अगला सवाल देखो क्या कह रहे हैं बेटा। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 किस पुस्तक को मिला? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, एक था बुकर पुरस्कार 2022, श्रीलंका के लेखक को दिया गया था, ठीक है, और ये है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022। 23 का भी लिखवा दिया मैंने, ये 22 वाला है। किसको मिला था? रेत समाधि को, द वाइट टाइगर को, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग को, या इनमें से किसी को नहीं। तो 2022 वाला इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022, ये 22 वाला है। मैंने लिखवाया 23 का भी एक बार आपको, ठीक है। और जिस किताब को मिला है उस उपन्यास का नाम है रेत समाधि, ठीक है। अब इससे जो सवाल बनेंगे, क्योंकि सवाल तो थोड़ा पुराना हो गया, 22 का है, लेकिन जो पुराने सवाल होते हैं अगर वो पहली बार घटना ऐसी घटी है तो वो बहुत बाद में जाकर सवाल पूछा जाता है। तो किस किताब को मिला है? पुस्तक का नाम क्या भैया? पुस्तक का नाम है रेत समाधि। रेत समाधि को, इस रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? इसका अंग्रेजी अनुवाद, ठीक है, तो अंग्रेजी अनुवाद जो है, हाँ, उसका नाम है, देखिए अंग्रेजी अनुवाद का नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड। और इसके अनुवादकर्ता कौन है? अनुवादकर्ता का नाम भी एक एग्जाम में पूछा गया है, पूछ लेगा, तो उनका नाम है डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल ये अनुवाद करता है। इन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद करा था। हिंदी में किताब का नाम था रेत समाधि, और अंग्रेजी में नाम दिया इसे टॉम्ब ऑफ सैंड। जब अंग्रेजी में नाम दिया तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट किसने करा है? अनुवादकर्ता कौन है? डेजी रॉकवेल। इन्होंने इसको अंग्रेजी में अनुवादित करा है, ठीक है, अंग्रेजी में इसको अनुवादित करा है। इस रेत समाधि की लेखिका कौन है? तो लेखिका का नाम है बेटा, हाँ, गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री कहाँ की रहने वाली हैं? उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की। तो मैनपुरी हमारा एक ज़िला है, मैनपुरी उत्तर प्रदेश। अब बड़ा एक शानदार सवाल बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के इतिहास में हिंदी का पहला उपन्यास या हिंदी की पहली किताब जिसको अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार मिला है, हिंदी की पहली लेखिका जिन्होंने
अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार जीता है, वो पहली लेखिका हैं और ये पहली किताब है उनकी। तो सवाल अगर ऐसा पूछा है कि हिंदी की पहली लेखिका जिनको अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार मिला, तो नाम आएगा गीतांजलि श्री। और हिंदी की पहली पुस्तक जिसको मैन बुकर पुरस्कार मिला, अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार मिला, तो नाम आएगा रेत समाधि। रेत समाधि का अंग्रेजी नाम क्या था? टॉम्ब ऑफ सैंड। और रेत समाधि को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किसने करा था? डेजी रॉकवेल ने। ठीक है, तो देखो ये सवाल बहुत अच्छा बनेगा, ये वाली लाइन। यह भारतीय भाषा को, हिंदी नहीं कोई सी भी भारतीय भाषा, यह भारतीय भाषा चाहे वो हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, बंगला हो, किसी भी भाषा की किसी भी लेखक को अभी तक ये सम्मान नहीं मिला है। तो यह भारतीय भाषा को मिलने वाला प्रथम पुरस्कार है। अब यहां से 3 सवाल बन जाएंगे, दोबारा दोहरा लो। पहला सवाल बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय भाषा, भारत की पहली उस भाषा का नाम बताइए जिसको अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार मिला, तो हिंदी। दूसरा, भारत की पहली महिला लेखिका जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार हासिल किया, गीतांजलि श्री। अगला सवाल, हिंदी की किस पुस्तक को, हिंदी की पहली किताब का नाम बताइए जिसको अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार मिला, तो रेत समाधि। रेत समाधि का अंग्रेजी रूपांतरण किसने किया था? डेजी रॉकवेल ने। और रेत समाधि का अंग्रेजी नाम क्या था? टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, तो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल बनेगा। ये मत समझना कि ये 22 के सवाल हैं और 23 में नहीं आ सकते। जो जो घटनाएं पहली बार घटी हैं उनसे जुड़े हुए सवाल अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, ऐसे देखो जो अगला सवाल है बेटा उसको पढ़ते हैं, क्या है अगला सवाल। अगला सवाल ये है, छठा, कह रहा है कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है। अब चूंकि पहला बना है, अब पहला बना है तो पहले सवाल तो कभी भी आ सकते हैं ना। उस हाई कोर्ट का नाम बताइए जिसने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय दिए हैं, डिसीजन लोकल लैंग्वेज में दिए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उनकी भाषा अंग्रेजी होती है। ठीक है, होती है नहीं होती, लेकिन उसने डिसीजन जो है, निर्णय जो है वो कौन सी भाषा में दिए? क्षेत्रीय भाषा में। तो वो कहाँ का हाई कोर्ट है? केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहाँ का वो कोर्ट है? उस कोर्ट का नाम क्या है? क्या है बताइए? केरल। केरल उच्च न्यायालय। ठीक है, केरल उच्च न्यायालय देश का पहला उच्च न्यायालय बना जिसने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय दिए हैं। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? केरल उच्च न्यायालय। ठीक है, तो लिखेंगे 2-1 बात है, केरल उच्च न्यायालय। अच्छा बताओ, केरल उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ है? बोलो। एर्नाकुलम। एर्नाकुलम। और ये केरल का जो हाई कोर्ट है ना, इसी के साथ अटैच है लक्षद्वीप का। तो लक्षद्वीप और केरल दोनों का हाई कोर्ट एर्नाकुलम में है। ठीक है, हाँ जी। केरल की क्षेत्रीय भाषा क्या है? तो क्षेत्रीय भाषा जिसमें इन्होंने डिसीजन दिए हैं उसका नाम है बेटा मलयालम। क्या है? मलयालम। ऐसी देखो, क्षेत्रीय भाषा में
क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला यह प्रथम उच्च न्यायालय है। अच्छा, तुमने एक सवाल सुना है, देश का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कहाँ का है? केरल का। पेपरलेस हाई कोर्ट, देश का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट भी कौन सा है? केरल उच्च न्यायालय। देश का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कहाँ का बना? तो वो बना बेटा केरल का, केरल का। अच्छा, मालाबार तट जो है, जो मालाबार तट है वो कहाँ लगता है, किस राज्य के साथ लगता है? तो केरल के तट को हम क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। केरल का तट क्या कहलाता है? मालाबार तट। तो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट। और दूसरा सवाल कि देखिए, जो केरल हाई कोर्ट है वो भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट भी है। भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा है? केरल हाई कोर्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? 108वीं, ये ऐसे सम्मेलन जो होते हैं ना, इनके नंबर के हिसाब से पूछ लेता है। तो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? पुणे में, नागपुर में, कलकत्ता में या चेन्नई में? तो कहाँ हुआ है? नागपुर में। कौन से नंबर की भारतीय विज्ञान कांग्रेस है ये? 108। तो इसका जो बेटा आयोजन हुआ है 108 राष्ट्रीय या भारतीय विज्ञान कांग्रेस, तो वो आयोजन हुआ है नागपुर में। अच्छा, नागपुर किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। अच्छा, नागपुर को हम और क्या कहते हैं? ऑरेंज सिटी या नारंगी सिटी नागपुर। नारंगी सिटी नागपुर, ऑरेंज सिटी नागपुर। ठीक है। इस सम्मेलन की थीम क्या रखी गई थी? ये जो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस थी, इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो महिला सशक्तिकरण के साथ महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा और उसके साथ साथ विज्ञान की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। तो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? नागपुर। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ था नागपुर में, और नागपुर को बोलते हैं हम नारंगी सिटी, ऑरेंज सिटी। अच्छा, एक है नागपुर और एक है छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, छोटा नागपुर कहाँ है? झारखंड में। और ये नागपुर है केवल। चलिए अगला सवाल देखो क्या कह रहे हैं इसमें। अगले सवाल में कह रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो कह रहा है नॉर्वे है, स्टॉकहोम है, डेनमार्क है या आयरलैंड है? तो वो है बेटा डेनमार्क। अच्छा, डेनमार्क की राजधानी किसी को याद है? कोपेनहेगन। तो ये डेनमार्क है,
डेनमार्क की जो राजधानी है वो है बेटा कोपनहेगन। कोपेनहेगन। अच्छा, इसने क्या करा है? यह कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो यह CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने वाला व CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला प्रथम देश है। अब एक सवाल बनया है कि ये करेंगे क्या? जो पूरी दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ लिया है तो CO2 को स्टोर करा जाएगा, मान लीजिए बड़े बड़े टैंकरों में, और उन टैंकरों की मदद से, है ना, उसको समुद्र के नीचे दबा दिया जाएगा, स्टोर कर दिया जाएगा, भंडारित कर दिया जाएगा। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि आने वाले टाइम में अगर ये CO2 मान लीजिए हम स्टोर करते रहे और अगर ये लीक होने लगी तो फिर वो जो CO2 का बहुत बड़ा भंडार एकदम फैलेगा, उससे शायद हो सकता है कि ज़्यादा नुकसान हो। लेकिन फिर भी अलग तरह का प्रयास है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ख़रीदा जाएगा, लोगों से ख़रीदेंगे, है ना। तो जो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बेचेंगे तो ये उनसे पैसे लेगा, पैसे देगा थोड़ा। ये क्या करेगा? हमारे यहाँ से CO2 लेगा तो CO2 भी लेगा हमारे यहाँ से, और क्या करेगा? ये पैसा भी लेगा, ऐसा मान लीजिए आप, ठीक है। और उस CO2 को उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से समुद्र के नीचे वो भंडारित कर देगा, उसका स्टोर बना देगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि किस समुद्र का वो इस्तेमाल करेगा, किस समुद्र में वो इस काम को कर रहा है। तो एक समुद्र या सागर का नाम है उत्तरी सागर। क्या नाम है? उत्तरी सागर। उत्तरी सागर अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्थ सी। क्या कहते हैं? नॉर्थ सी। उत्तरी सागर। तो डेनमार्क जो है दुनिया का पहला एक ऐसा देश बना है जो कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करेगा और उसे समुद्र के नीचे स्टोर करेगा। और कौन से वाले समुद्र में एक काम करेगा? समुद्रीय सागर। तो उसका नाम क्या है? उत्तरी सागर, ठीक है। क्या नाम है? उत्तरी सागर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे? नॉर्थ सी। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भैया? नॉर्थ सी मतलब उत्तरी सागर। अगला सवाल देखो क्या कह रहे हैं। अगले सवाल में बोल रहे हैं हमसे कि केंद्र सरकार की PM मित्रा योजना का संबंध किससे है? PM मित्रा योजना जो केंद्र सरकार की है उसका संबंध किससे है? रसायन, कपड़ा, ऑटोमोबाइल, जल भंडारण। तो कपड़ा उद्योग के संबंध में है, नाम है उसका PM मित्र योजना। तो पहला तो ये PM मित्र योजना जो है ना, हाँ, इसका पूरा नाम आ जाएगा। तो PM मित्र का पूरा नाम, PM से तो वही प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री हो जाएगा। मित्रा का पूरा नाम है, ये जो M बनेगा इसका मतलब है मेगा, I का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेटेड, T का मतलब हो जाएगा टेक्सटाइल, R का मतलब हो जाएगा बेटा रीजन, एंड A का मतलब हो जाएगा अपैरल। अपैरल। अब पेपर में ना पता क्या पूछेगा, PM मित्रा में, PM मित्रा योजना में T क्या है, T का संबंध किससे है? तो T का मतलब है टेक्सटाइल, टेक्सटाइल कहते हैं कपड़ा। या I का मतलब पूछ लेगा कि मित्रा में I क्या है,
इंटीग्रेटेड। पीएम मित्र योजना को सरकार ने कब मंजूरी दी थी? तो ये मंजूरी सरकार के द्वारा दी गई है 17 मार्च 2023 को। पीएम मित्र योजना का संबंध किससे है? तो संबंध है बेटा कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग को अंग्रेजी में कहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें कह रहे हैं इस योजना के तहत, इस योजना के तहत 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन बनाए जाएंगे। 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। कितने पार्क बनाए जाएंगे? अब देखो, ये तुमसे ऐसा सवाल पूछ लेगा कि पीएम मित्रा योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस शहर में मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है? पूरे भारत में कितने बनाए जाएंगे? ये 7। तो यूपी का कौन सा शहर आएगा? तो देखो, लखनऊ। लखनऊ कहाँ का है? यूपी का। एक है धार, धार जिला, धार है एमपी का, ये यूपी का है, ये एमपी का बेटा। एक नाम आता है नवसारी, नवसारी कहाँ का है? गुजरात का। तैयार रहना इस सवाल के, देख लेना कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर तुम्हें ये सवाल, पेपर में कहीं ना कहीं आने वाला है ये। गुजरात। चौथा शहर है अमरावती, ये अमरावती वो वाला महाराष्ट्र वाला। तो कितने हो गए? 4, और बनेंगे कितने? 7। एक है कलबुर्गी, 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 ये कलबुर्गी है कर्नाटक का। एक है उसका नाम है वारंगल, और ये वारंगल है तेलंगाना का। और एक मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क जहां बनेगा वो जगह है विरुधनगर, विरुधनगर। और ये विरुधनगर जो है तमिलनाडु का। कहाँ का है? तो पीएम मित्र योजना का संबंध किससे है भैया? तो कपड़ा उद्योग से है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है। और पीएम मित्र योजना में टी का मतलब पूछेंगे तो टेक्सटाइल है, आई का मतलब पूछेंगे तो इंटीग्रेटेड है। मंजूरी इसको दी थी 2023 में, कपड़ा उद्योग से संबंधित है। और पूरे भारत में 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे 7 अलग अलग राज्यों में। तो हमारे उत्तर प्रदेश में ये मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? लखनऊ में। धार एक शहर है एमपी का। नवसारी, नाम ही थोड़े नए नए हैं। नवसारी कहाँ का? गुजरात का है ना। अमरावती महाराष्ट्र का, कलबुर्गी कर्नाटक का, वारंगल तेलंगाना का, विरुधनगर तमिलनाडु का। ये नाम अच्छे से याद रख लो, ये पेपर में सवाल आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। किसी न किसी पेपर में ये सवाल आपको जरूर लिखा हुआ मिलेगा भी हाल फिलहाल में ही। ऐसे सवाल तो एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर। किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनाया गया है? जो ब्रिक्स बैंक है उसमें नया मेंबर कौन सा देश बना है? तो भारत, चीन, रूस, मिस्र। ये तो पहले से ही है। ब्रिक्स का मेंबर कौन सा नया देश बना है? तो वो बना है मिस्र। मिस्र के साथ में और भी हैं जो ब्रिक्स के मेंबर बने हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं देखिए, देखो ब्रिक्स बैंक, और ब्रिक्स बैंक को बोलते हैं हम न्यू डेवलपमेंट बैंक।
न्यू डेवलपमेंट बैंक, शॉर्टकट में इसी को एनडीबी क्या कहते हैं? बताइए एनडीबी की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 2014 में। एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो एनडीबी का मुख्यालय चीन के शहर संघाई में। अच्छा, एनडीबी में कुल देश कितने हो गए हैं अब इसमें? तो देश हो गए बेटा 5 + 4 9। 5 वो हैं पुराने वाले, ब्राज़ील, ब्रिक्स वाले, रूस, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका, और 4 नए बने हैं। ये 4 क्या हैं? 4 नए हैं। 4 नए कौन कौन से बने हैं? उरुग्वे, पराग्वे, मिस्र, और चौथा देश बना ब्रिक्स का मेंबर जिसका नाम है बांग्लादेश। तो पहले ब्रिक्स की जो एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसमें कितने थे? 5 देश थे। अब कितने हो गए हैं? 9 देश हो गए हैं। तो कभी कभी ऐसा सवाल पूछ लेगा कि बताओ निम्न में से कौन सा ऐसा नया देश है, नहीं है, ऐसा नया देश नहीं है जो ब्रिक्स का मेंबर बना है। नहीं है मतलब उरुग्वे, पराग्वे, बांग्लादेश, और एक में लिख दे रूस। तो रूस नया नहीं है, रूस पहले से है। ठीक है भाई। तो इस तरह से देखिए बेटा, ये 10 सवाल थे, बहुत शानदार सवाल थे, पेपर में आने लायक हैं। इसलिए इसको छांट के आपको कराया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सवाल आपको इस टाइप के देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलिए।